हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है जैबलोंस्की आरेख। अणु की उत्तेजित अवस्था में घटित होने वाले विभिन्न प्रक्रम, यानी अणु या कोई सा भी परमाणु है जब लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो वो कौन कौन से प्रक्रम देता है और उस प्रक्रम को समझाने के लिए हम जैबलोंस्की आरेख का उपयोग कैसे करते हैं वो हम इस आंसर में देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर थ्योरी लिखी हुई है। कई अणु एक क्वांटम अवशोषण कर प्रकाश रासायनिक सक्रिय हो जाते हैं, जिससे उनमें कई प्रकार के प्रक्रम होते हैं। इन प्रक्रमों को जैबलोंस्की आरेख के द्वारा समझाया जा सकता है। इसमें बताया गया है कि हमको पता है, हमने स्टार कांस्टेंट लॉ में पढ़ा था कि अणु जो होता है वो 1 क्वांटम रेडिएशन या 1 क्वांटम प्रकाश को अवशोषित करके उत्तेजित हो जाता है। ठीक है, अब वो जब उत्तेजित अवस्था में जाता है तो वहाँ पर जाकर वो बहुत सारे प्रकार की प्रक्रम करता है, यानी बहुत सारे प्रकार की प्रोसेस करता है। उन प्रोसेस को समझने के लिए साइंटिस्ट जैबलोंस्की ने हमें एक डायग्राम दिया था, एक आरेख समझाया था, उसी को हम बोलते हैं जैबलोंस्की आरेख। ठीक है, तो आप लोगों को क्लियर हो गया जैबलोंस्की आरेख का मतलब क्या होता है। जब भी कोई अणु एक 1 क्वांटम रेडिएशन को या 1 क्वांटम लाइट को एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है, तो वो उत्तेजित अवस्था में चला जाता है और वहाँ पर जाने के बाद वो बहुत सारे प्रक्रम करता है। उन्हीं प्रक्रम को समझाने के लिए हम जैबलोंस्की आरेख का उपयोग करते हैं। टॉपिक थोड़ा बड़ा होने वाला है क्योंकि बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसे आपको ध्यान से समझना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है, अणु की किसी अवस्था में S कुल इलेक्ट्रॉन स्पिन को दर्शाता है और 2s+1 स्पिन बहुलकता को दर्शाता है। यहाँ पर S का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की स्पिन, यानी इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कैसा है, इस टाइप से इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्पिन। और स्पिन बहुलकता निकालने का फॉर्मूला होता है 2s+1। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको ये डायग्राम बना लेना है। ये क्या है, ये आपके अणु की सामान्य अवस्था है। दोनों सामान्य अवस्था के अंदर आपको 2 इलेक्ट्रॉन बनाने, ग्रीन कलर से आपके 2 इलेक्ट्रॉन बने हुए हैं। ठीक है, इसके बाद हम दोनों ही इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देंगे। ऊर्जा को दर्शाने के लिए हमने hν लिखा है। क्यों? क्योंकि हमको पता है 1 क्वांटम लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो 1 क्वांटम लाइट के लिए हम दोनों साइड hν लिख देंगे। अब आपको क्या करना है, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ग्रीन वाले, यहाँ पर जाकर इनकी स्पिन बतानी है। तो आगे वाले डायग्राम में दोनों की स्पिन ऊपर की तरफ है। ठीक है, लेकिन सेकंड वाले डायग्राम में आपको याद रखना है, एक स्पिन ऊपर बनेगी और एक में स्पिन इसकी नीचे बनेगी। ठीक है, अंतर क्या है, जब स्पिन बदलती है तो स्पिन बहुलकता भी बदलती है, जो हम नीचे देखेंगे। अब हम हेडिंग डालेंगे, माना स्पिन समानांतर है। समानांतर का मतलब क्या होता है, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऊपर की तरफ है, तो इसे बोलेंगे हम समानांतर। तो सबसे पहले हम इसी के लिए स्पिन बहुलकता निकालेंगे। तो दोनों स्पिन ए की तरफ है ना, तो यहाँ पर S1 की वैल्यू लिखेंगे हम +1/2 पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, S2 की वैल्यू +1/2 ये भी दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए। दोनों के लिए +1/2 इसलिए लिखिए क्योंकि दोनों की डायरेक्शन एक तरफ है। दूसरे वाले में जब डायरेक्शन एक अपोजिट हो जाएगी तो एक की वैल्यू +1/2, दूसरे की -1/2 लेते हैं। ठीक है, लेकिन दोनों की स्पिन ए की तरफ है इसलिए हम +1/2 लेंगे। अब हम निकालेंगे S1 + S2, दोनों का सम करेंगे, यानी दोनों को जोड़ देंगे। तो +1/2 दोनों को +1/2 को जब प्लस करते हैं तो हमें मिलेगा 1। ये हमने निकाली टोटल स्पिन। अब हम निकालेंगे स्पिन बहुलकता, जिसका फॉर्मूला होता है 2s+1। तो 2 लिखेंगे, S यानी यहाँ पर जो आपका सम आया, दोनों वैल्यू का सम आया 1, तो यहाँ रख देंगे हम S की जगह 1 + 1। क्या करा हमने, यहाँ पर जो ये S लिखा है यहाँ पर आपको ये वाली वैल्यू पुट कर देना है। तो ये हो जाएगा 2 × 1 + 1, सॉल्व कर देंगे। 2 × 1 कितना हो गया 2, + 1 कितना आ गया 3। इसका तात्पर्य है कि अणु की स्पिन बहुलकता 3 है, जो दर्शाता है कि अणु अपनी त्रिक उत्तेजित अवस्था में है। स्पिन बहुलकता 3 आती है, इसका मतलब होता है कि हमारा जो अणु है वो त्रिक उत्तेजित अवस्था में है ना। आगे हम देखते हैं। अब हम लिखेंगे हेडिंग में, माना स्पिन प्रति समानांतर है। प्रति समानांतर का मतलब एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऊपर की तरफ है और दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन नीचे की तरफ है। इसके लिए वैल्यू निकालेंगे। तो एक ऊपर की तरफ थी, उसकी वैल्यू लिखेंगे +1/2, एक नीचे की तरफ थी, उसकी वैल्यू लिखेंगे -1/2। दोनों का सम करेंगे, S1 + S2 +1/2 है, दूसरी वैल्यू -1/2, सॉल्व करा कितना आ गया 0।
अब हम निकालेंगे स्पिन बहुगुणा, वैल्यू रख देंगे एस की जगह, हमको पता है इसकी जगह आपको ये वैल्यू रखनी है। तो 2 × 0 + 1, 2 × 0 कितना हो गया 0 + 1, यानी वैल्यू कितनी आ गई 1। 1 मतलब अणु अपनी एकक अवस्था में, 3 होता है तो अणु त्रिक अवस्था में होता है, लेकिन 1 होता है तो अणु एकक अवस्था में होता है। इस तरह से हम स्पिन बहुगुणा को निकाल कर अणु की अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। अब हम बनाएंगे जेबलॉन्स के आरेख, है ना। यहाँ पर जो ये कलरफुल आपको दिखाई दे रहा है यही होता है जेबलॉन्स के आरेख। इसमें आपको कैसे याद रखना है, आपको कैसे बनाना है। देखो अभी हमने देखा कि अणु जो होता है वो 2 प्रकार की अवस्था में जा सकता है, एक तो त्रिक अवस्था में और एक एकक अवस्था में। तो इधर जो है ये सारी है एकक अवस्था जिसे हम एस से प्रदर्शित करते हैं, और इधर जो है ये है हमारी त्रिक अवस्था जिसे हम टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले S0 यानी सबसे नीचे वाली जो होती है उसे सामान्य एकक अवस्था बोलते हैं। उसके बाद S1, S2, S3, इधर S3 और S2 इनके बीच में बनाएंगे हम T3, S2 और S1 इनके बीच में बनाएंगे हम T2, और S1 के नीचे बनेगी हमारी T1। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें, S3 और S2 के बीच में बनेगी T3, S2 और S1 के बीच में बनेगी T2, और S1 के नीचे बनेगी हमारी T1, ठीक है। अब हम जेबलॉन्स के आरेख को समझेंगे। यहाँ पर हमारा एक अणु है जो कि 1 क्वांटम ऊर्जा को अवशोषित करके सीधे S3 अवस्था में चला जाता है। जब उसे S3 से S2 में आना होता है तो वो एक प्रक्रम करता है जिसका नाम है IC। जब आपका अणु जो है वो S3 से S2 में IC करके आ जाएगा। अब उसके पास 2 रास्ते हैं, या तो वो S2 से S1 में आ जाए या S2 से T2 में चला जाए। तो वो क्या करता है, S2 से अगर T2 में जाता है तो जिस प्रक्रम से जाता है उसका नाम होता है ISC, ठीक है। या फिर वो T2 में नहीं जाकर S2 से S1 में आता है, यहाँ पर वो S2 से S1 में आएगा तो प्रक्रम का नाम वही रहेगा IC, ठीक है। अब वो S1 में आ गया है, S1 में आने के बाद वो T1 में जाता है, तो S1 से T1 में जब वो रास्ता बदलता है तो वो होता है ISC, ठीक है। अब अगर वो T1 में आ गया है ना, ISC करके T1 में आ गया, अब T1 से जब वो S0 में जाएगा तो उसे बोलते हैं फोस्फोरेसेंस। क्या बोलते हैं, फोस्फोरेसेंस। लेकिन अगर वो S1 में ही रहेगा और T1 में नहीं जा रहा है तो S1 से जब वो S0 में आएगा तो यहाँ पे वो इस तरह से आता है और इसे बोलते हैं हम फ्लोरोसेंस। तो ये कुछ प्रक्रमों के नाम थे जो कि आपको याद रख लेने हैं। आई होप आपको जेबलॉन्स के आरेख क्लियर हो गया होगा। आगे की थ्योरी लिखेंगे। जब कोई अणु ऊर्जा की उपयुक्त मात्रा का अवशोषण करता है तो इलेक्ट्रॉन किसी भी उच्च इलेक्ट्रॉनिक अवस्था में जा सकता है, जो कि अभी हमने जेबलॉन्स के आरेख में देखा कि वो S0 से सीधे S3 में, S2 में, S1 में, या इधर देखे तो T1, T2 में जा सकता है। अणु की कई एकक उत्तेजित अवस्था हो सकती है जिन्हें क्रमशः आदि से व्यक्त करते हैं। जैसे हमने S1 देखा, S2 देखा, S3 देखा। तो ये S1, S2, S3 होती क्या है, इनके नाम दे रखे हैं। S1 यानी प्रथम एकक उत्तेजित अवस्था, S2 यानी द्वितीय एकक उत्तेजित अवस्था, S3 यानी तृतीय एकक उत्तेजित अवस्था। इस तरह से उत्तेजित अवस्था बढ़ती चली जाती है। S यानी एकक होता है उत्तेजित अवस्था, और आगे हमको लगाना नंबर के हिसाब से प्रथम, द्वितीय, तृतीय। अब जैसे एक साइड एकक अवस्था होती है उसी टाइप से दूसरे साइड में त्रिक अवस्थाएं होती है ना। त्रिक अवस्थाएं भी T1, T2, T3 हो सकती है ना। तो T1 के लिए क्या लिखेंगे, प्रथम त्रिक उत्तेजित अवस्था, T2 के लिए तृतीय त्रिक उत्तेजित अवस्था, और T3 के लिए तृतीय त्रिक उत्तेजित अवस्था। इसी तरह से आगे भी त्रिक अवस्थाएं हो सकती है। तो यही था आपका जेबलॉन्स की डायग्राम। तो यही था आपका जेबलॉन्स के आरेख। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समय पर मिल सके। थैंक यू।